हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याशंकर एजुकेशन पोर्टल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, यानी ये साइंस 2 का थर्ड चैप्टर है। और लास्ट वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 को हमने कंसीडर किया था, और इस वीडियो में आज हम पार्ट 2 यानी इस होल चैप्टर को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट है हमारा आज का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। हमने लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है हेरिडिटी एंड वेरिएशन में कि जो मेंस होते हैं उनके अंदर XY क्रोमोसोम्स और जो वुमेन होते हैं उनमें XX क्रोमोसोम्स होते हैं। और उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होता है उनके लिए, वो इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम्स के वजह से डेवलप होता है। जो X क्रोमोसोम्स रहता है वो मेन एंड वुमेन दोनों में होता है, और जो Y क्रोमोसोम्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेंस में होता है। यानी मेंस में XY क्रोमोसोम्स होता है और वुमेन्स में XX क्रोमोसोम्स होता है। और हम पढ़ने वाले हैं अभी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। पहले पढ़ेंगे हम ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। पहले डायग्राम को हम देखते हैं कि जो डायग्राम है इसके अंदर जो पॉइंट दिया है, जैसे कि पहला जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या है कि इसमें दो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस और अलग अलग डक्ट्स और ग्लैंड भी होते हैं। जो टेस्टिस होता है वो ये है स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, और ये एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में होता है। टेस्टिस के अंदर अलग अलग टिब्यूल्स होते हैं, और इनके अंदर जो जर्मिनल एपिथेलियल होता है टिब्यूल्स के अंदर, वो मियोसिस से डिवाइड होता है और स्पर्म फॉर्म करता है। फिर ये जो स्पर्म होते हैं ये अलग अलग टिब्यूल्स के पास भेज दिए जाते हैं। अब जो टिब्यूल्स का जो सीक्वेंस होता है वो रेड टेस्टिस, फिर वो वहाँ से जाता है वॉसा डिफरेंस के पास, फिर जाता है एपिडिडाइमिस के पास, फिर वासा डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट, यहाँ से होते हुए जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं सबका नाम यहाँ पे दिया है, मतलब वो कहाँ से निकलता है फिर धीरे धीरे वो कहाँ पे आता है। ये देखिए यहाँ पे है इजैकुलेटरी डक्ट, यानी यहाँ से वो निकलता है फिर वहाँ से होते हुए ये पोर्शन में से ऐसा नीचे आता है, मतलब सबके पास ऐसा होते हुए जाता है वो। फिर क्या होता है, ये जब स्पर्म जो आगे की तरफ प्रोड्यूस पुश किए जाते हैं, यानी एक डक्ट से दूसरे डक्ट में, तो वे मैच्योर हो जाते हैं और वो ओवम को फर्टिलाइज करने लायक हो जाते हैं। फिर जो सेमिनल वेसिकल होता है वो एक टाइप का इजैकुलेटरी डक्ट में एक सेक्रीशन करता है। जैसे कि जो प्रोटेस्ट ग्लैंड होता है और कॉपर्स ग्लैंड होता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट में सेक्रीशन करता है, और जो सीमेन होता है वो जो स्पर्म होता है ह्यूमन स्पर्म उससे फॉर्म होता है, और वो क्या करता है वो अलग अलग ग्लैंड्स में से सिक्रीट होता है। अब जो सीमेन होता है वो पेनिस के थ्रू इजैकुलेट किया जाता है। अब जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स थे सबके सब पेयर्ड होते हैं, मतलब एक के साथ एक मिलके काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जेनाइटल डक्ट, प्रोटेस्ट ग्लैंड और पेनिस और स्क्रोटम ये सब उनसे पेयर्ड में नहीं होते हैं, मतलब ये सब इनका फंक्शन अलग अलग होता है। जब अंदर इंटरनल पार्ट कंप्लीट हो जाता है तब इनका काम आता है। बढ़ते हैं अपने आज दूसरे पॉइंट पे, यानी जो है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इसमें एक पेयर होता है ओवरीज का, यानी एक इस साइड है और दूसरा इस साइड है। एक पेयर होता है ओवरी का, और एक पेयर होता है ओविडक्ट, यानी एक इस साइड है और दूसरा भी ये साइड है। फिर सिंगल यूटेरस यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर सिंगल वजाइना। फिर इसमें एक पेयर होता है बर्थोलिन ग्लैंड का भी, जो इंटरनल होता है। जैसे कि हर मंथ में नॉर्मल है, हर मंथ में ओवम जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी से रिलीज होता है हर मंथ में। और इसमें से जो ओविडक्ट है इसका जो ये कैविटी है ये फनेल के जैसा होता है, और इसके
सेंटर में एक ओपनिंग होती है, मतलब ये जो डायग्राम है इसके मतलब ये ओविडक्ट जो है अंदर, यहाँ सेंटर में एक ओपनिंग होती है और इनके अंदर एक सिलिया जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, मतलब अंदर साइड में सिलिया जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ओविडक्ट को इनर साइड में, अंदर साइड में वो लोग धक्का देके उसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। फिर अब गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं वो हम देखते हैं, यानी अब तक हम लोग ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखे। अब गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसा होता है। जो गैमेट होता है जैसे कि स्पर्म और ओवम, ये मियोसिस से फॉर्म होते हैं। अब जो स्पर्म होता है वो हमने अभी भी पढ़ा कि मेन टेस्टिस में, वो जो मेन का टेस्टिस होता है उसमें से वो जब मैच्योरिटी से लेके डेथ तक वो हमेशा फॉर्म होता रहता है, मतलब जब वो ह्यूमन मैच्योर होता है तब से लेके डेथ तक टेस्टिस में से स्पर्म प्रोड्यूस होते रहता है। लेकिन वुमेन्स में बर्थ से लेकर जब बर्थ होता है उसी टाइम 2 से 4 मिलियन इमेच्योर oocytes होते हैं उनके ओवरी में, और वो oocytes हर मंथ रिलीज़ किए जाते हैं। और ये तब तक कब तक होता है, मैच्योरिटी से लेके मोनोपॉज एज, यानी 45 ईयर्स तक, करीब 45 ईयर्स तक ये होता है। और मोनोपॉज जो एज होता है वो उस समय एंडिंग पॉइंट होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन करने का, और करीब 45 से 50 साल के करीब ये होता है। और इस टाइम तक ये जो हार्मोन्स रहता है ये इसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। उसके बाद या तो कभी कभी स्टॉप हो जाता है, कभी कभी इरेगुलर होता है, ऐसा कर करके ये मोनोपॉज होता है। आगे बढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो यानी जायगोट जो बना उसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो स्पर्म और ओवुल्स जब मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मतलब इंटरनल पार्ट में होता है ह्यूमंस के। जब कॉपुलेशन के टाइम पे जब मेल एंड फीमेल दोनों मिलते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो सीमेन होता है वो वजाइना में इजैकुलेट किया जाता है। अब स्पर्म्स के मिलियंस काउंट रहते हैं जो कि जिनका जर्नी स्टार्ट होता है वजाइना से ओविडक्ट तक, यानी ये वजाइना से शुरू करते हैं यूटेरस के थ्रू, वो ओविडक्ट में जाते हैं। हमने डायग्राम देखा ओविडक्ट में ओवल्स होता है। फिर मिलियंस में से कोई एक जो होता है वो ओविडक्ट तक पहुंच पाता है। और जब इसमें मतलब हमने अभी ये भी देखा कि वुमेन्स में क्या होता है कि प्यूबर्टी से यानी मैच्योरिटी से लेकर करीब 10 से 17 साल से स्टार्टिंग होता है और 45 से 50 साल तक रहता है, तब तक ओवम रिलीज होता है। और इस टाइम करीब 2 से 4 मिलियन ओवम रिलीज होते हैं। तो जो भी बचे हुए ओवम रहते हैं वो डीजनरेशन में वापस से चले जाते हैं। तो हमने फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब मिलियंस में से कोई एक स्पर्म जो होता है वो उस साइड्स तक पहुंचता है, और जब वो उस साइड्स तक पहुंचा तो वहाँ से स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन। फिर डेवलपमेंट ऑफ बर्थ। जायगोट जब फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओविडक्ट में, तो ये क्या करता है, ये माइटोटिक डिवीजन में जाता है और एम्ब्रियो फॉर्म करता है। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एम्ब्रियो फॉर्म कैसे होता है, फिर वो दोनों अपना सेल्स कैसे फॉर्म कैसे करते हैं, वो हमने माइटोटिक और मियोसिस दोनों ही पढ़े हैं। तो माइटोटिक डिवीजन में जाके एम्ब्रियो फॉर्म करता है, और ये क्या करता है, यूटेरस की तरफ इसे पुश करके यूटेरस की तरफ लेके जाया जाता है। एक बार ये यूटेरस की तरफ चला गया तो उसके अंदर एक वहाँ पे जब इम्प्लांट कर दिया जाता है, मतलब वहाँ पे उसे रोक दिया जाता है, तो इसके अंदर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर एक प्लेसेंटा नाम का एक ऑर्गन डेवलप होता है, जिससे जो भी पेरेंट होता है उससे और ऑफस्प्रिंग के अंदर फूड मटेरियल का सप्लाई होना स्टार्ट होता है, जिससे जो यूटेरस के टाइम पे उसका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो पूरा 9th मंथ में कंप्लीट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद 9th मंथ में पूरी तरह से जो एम्ब्रियो रहता है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग रीजंस के वजह से चाइल्ड बॉर्न नहीं कर पाते।
जैसे कि वुमेंस में, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलरिटीज़। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं एक पॉइंट मैंने कवर नहीं किया यहाँ पे, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाने वाला, क्योंकि वो थोड़ा डीप में उसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इसमें पॉसिबल नहीं था। उसके लिए मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर रहेगा, जिसमें मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इसके बाद वो वीडियो आप देखिएगा, पहले आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। तो जो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का इरेगुलरिटीज़ रहती है, या फिर oocytes प्रोडक्शन नहीं हो पाता उनके अंदर, फिर जो ओविडक्ट में कोई परेशानी आती है, या फिर यूटेरस में इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस रहते हैं। या फिर मेंस का अगर प्रॉब्लम लिया जाए तो जैसे स्पर्म्स या फिर सीमेंस अब्सेंस रहता है, नहीं उनका फॉर्मेशन हो पाता है, या फिर स्पर्म्स का स्लो मूवमेंट रहता है, या फिर ऐसे बहुत सारे उनमें भी प्रॉब्लम रहते हैं। इसकी वजह से उन्हें चाइल्ड नहीं हो पाते। तो इसके लिए एडवांस मेडिकल टेक्निक आई है, जैसे कि IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, या फिर चाइल्डलेस कपल। इन टेक्नोलॉजी की वजह से जिनको भी बच्चे नहीं हैं उनको हो सकते हैं। पहला हम पढ़ेंगे IVF, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, और उसमें एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, और एम्ब्रियो फॉर्म करने के बाद उसे यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। जो जिस वुमन में चाहिए उसे परफेक्ट टाइमिंग देख के उसे यूटेरस में इम्प्लांट कर देते हैं। IVF टेक्निक के वजह से जो चाइल्डलेस कपल्स हैं उनको जो भी प्रॉब्लम होता है, मतलब जैसे लेस स्पर्म काउंट या फिर ओविडक्ट में प्रॉब्लम, वो दूर हो जाता है और उन्हें भी चाइल्ड हो सकता है। फिर है सरोगेसी। सरोगेसी में क्या होता है कि कुछ वुमेन्स को एम्ब्रियो में इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होती है। ऐसे वुमेन्स क्या कर सकते हैं कि मॉडर्न टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सरोगेसी। सरोगेसी टेक्निक में क्या होता है कि वो साइड जो होता है वो वुमेन के पास से कलेक्ट करते हैं और उसे फर्टिलाइज करा के जो कोई दूसरी वुमेन जिसका इम्प्लांटेशन अच्छा है उसके इसमें इम्प्लांट कर देते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि वो जो स्पर्म होता है वो उसके रियल फादर का रहेगा, लेकिन oocytes उसके रियल मदर की रहेगी, लेकिन जो इम्प्लांटेशन है वो किसी और मदर के एब्डोमिनल में होगा, तो उसे बोला जाता है सरोगेट मदर। फिर होता है लास्ट हमारा पॉइंट है स्पर्म बैंक या फिर सीमेन बैंक। जैसे कि हमने ऊपर इसके पहले हम लोग ने पढ़ा कि मेंस को भी स्पर्म्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे केस में जो भी चाइल्डलेस कपल्स होते हैं उनके लिए स्पर्म बैंक बनाया गया है। ये पूरा ब्लड बैंक जैसा ही है, मतलब जिनको अपना स्पर्म्स देना रहता है किसी भी मेंस को, वो यहाँ पे स्पर्म दे सकते हैं। फिजिकली और मेंटली उनका मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद ही उनका स्पर्म स्टोर किया जाता है। फिर अब जिस भी कपल्स को ऐसी ज़रूरत पड़ती है उसमें क्या होता है कि वुमेंस का oocyte लेके उसे IVF टेक्निक से फर्टिलाइज किया जाता है और उसे सेम वुमेन के ही यूटेरस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। और जो डोनर होता है उसका नाम स्ट्रिक्टली बताना इसमें मना होता है, ऐसा लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से। जिसने डोनेट किया है, जिसका भी स्पर्म रहता है वो बताया नहीं जाता। फिर है ट्विंस। ट्विंस दो टाइप के होते हैं, पहले हम पढ़ते हैं। ट्विंस क्या होता है कि जब दो एम्ब्रियो एक साथ डेवलप होते हैं सेम यूटेरस में और दो ऑफस्प्रिंग डिलीवर होते हैं साइमल्टेनियसली, तो उनको बोलते हैं ट्विंस। बहुत सारे कपल्स को ट्विंस होते हैं। यहाँ पे ट्विंस के दो टाइप होते हैं, दो टाइप होता है। जैसे पहला होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दूसरा होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है कि सिंगल एम्ब्रियोस ही होता है जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड में होता है 8 दिन के अंदर, तो वो एम्ब्रियो जो होता है वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। वो होता है मोनोजाइगोटिक, यानी एक ही एम्ब्रियो डिवाइड होता है दो जाइगोट में। फिर ये दो ग्रुप होते हैं, ये अलग अलग एम्ब्रियो बन के एज अ मोनोजाइगोटिक ट्विंस में फॉर्म होते हैं ये। फिर क्या होता है, ऐसे ट्विंस जो होते हैं ये जेनेटिकली पूरी तरह से सिमिलर होते हैं एक दूसरे से,
मतलब इनका जो जीन्स रहता है वो एक दूसरे से सिमिलर होता है। फिर इसके वजह से जो उनका थोड़ा बहुत अपीयरेंस रहता है, मतलब एक दूसरे के जैसा वो लोग थोड़े बहुत दिखते भी रहते हैं, और उनका जेंडर भी सेम होता है, या तो दोनों बॉयज़ हो सकते हैं या तो दोनों गर्ल्स हो सकते हैं। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो एम्ब्रियोनिक सेल होता है वो 2 ग्रुप में डिवाइड होने के बाद, यानी जाइगोट फॉर्मेशन के 8 दिन के बाद अगर वो डिवाइड होता है, हमने ये पढ़ा जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस था ये 8 दिन के अंदर ही डिवाइड हुआ। अगर वो 8 दिन के बाद डिवाइड होता है तो उसमें ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि वो दोनों एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, जैसे कि उनका कोई भी बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, उनमें कुछ बॉडी पार्ट्स कॉमन हो सकते हैं। और 2 oocytes अगर हमने जो दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, अगर 2 oocytes जो रहता है वो वुमन ओवरी में एक साथ रिलीज हुआ और उसमें 2 सेपरेट स्पर्म आके उसमें जाइगोट फॉर्म करते हैं, तो वहाँ पे 2 एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं और साइमल्टेनियसली दोनों का ग्रोथ होता है और जाइगोटिक ट्विंस उसमें डिलीवर होते हैं। ऐसे जो ट्विंस होते हैं वे एक दूसरे से डिफरेंट जेंडर वाले भी हो सकते हैं, डिफरेंट अपीयरेंस वाले भी हो सकते हैं। तो ये था ट्विंस। आगे बढ़ते हैं अब, हमारा लास्ट पॉइंट जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कोई भी पर्सन का जो हेल्थ है, उसका मेंटल हेल्थ, सोशल स्ट्रांगनेस, उसे बोला जाता है हेल्थ। उसका फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट और सोशल स्ट्रांगनेस, उसे बोलते हैं हेल्थ। हमारे कंट्री में अवेयरनेस के वजह से बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे कि सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन, इलिटरेसी, साइंस मतलब इलिटरेसी मतलब पढ़े लिखे नहीं रहते, साइंस मतलब शर्माते हैं, इसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो पूरी तरह से उससे सब लोग अवेयर नहीं होते, और जिसके वजह से इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मोस्टली अगर देखा जाए वो होता है वुमेन्स के ऊपर। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होने के वजह से अगर उसका जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो सीधा उसका जो रिलेशन होता है सीधा वो रिप्रोडक्टिव और पूरे बॉडी के ऊपर उसका हेल्थ होता है, हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट करता है। और आज के टाइम पे अगर देखें तो जो वुमेन्स हैं वो मेंस के साथ उनसे कदम से कदम मिला के काम कर रही है, इसकी वजह से उन्हें घर से बाहर रहना पड़ता है, कभी कभी दिन भर बाहर रहना पड़ता है। ऐसे टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब होता है, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से उन्हें जो प्राइवेट ऑर्गन्स होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम मेंटेन करना, उन्हें क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना उन्हें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। ऐसे प्रॉब्लम्स मेंस में भी आते हैं, जैसे कि अगर उन्हें जेनाइटल्स को अगर वो प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे हैं, फिर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि बहुत सारे सेक्सुअल डिजीज़ उन्हें हो सकते हैं, जैसे कि साइफिलिस और गोनोरिया, ये बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी होता है। दोनों को ही करीब ये डिजीज़ हो सकता है बैक्टीरिया के वजह से। और इसमें क्या होता है कि बॉडी के पार्ट्स में जैसे कि कुछ जेनाइटल्स के पास रेसेस या फिर फीवर आना, फिर जॉइंट्स पेन होना, ये अलग अलग साइफिलिस के ये सिम्टम्स हैं। और कभी कभी जब यूरिनेशन के टाइम पे जलन होना या फिर दर्द होना या फिर oocytes का ऐसा पस पेनिस के थ्रू या फिर वजाइना के थ्रू बाहर आना, फिर इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी मतलब कि वहाँ पे भी अंदर जलन होना, एनस या फिर थ्रोट, आइज़, इन सब के पास जलन होना, ये सब गोनोरिया के सिम्टम्स है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आज हमने ये लेसन हम लोग ने कंप्लीट किया, ये हर एक के लिए है और इसे आप पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू या फिर लाइव चैट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट हैं या उनके जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी इस समय 10th स्टैंडर्ड में हैं, आप उनको भी शेयर करें। और इस बेल आइकन को आप प्रेस करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसके बारे में हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।